ये जो सवाल है इसमें यदि संख्या 97215 फिर उसके बाद एक जगह खाली है, वहाँ पर स्टार बना हुआ है, उसके बाद लिखा है 6 और 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशन है ये एक सवाल। 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि जो नंबर होते हैं उसके इवन प्लेस्ड और ऑड प्लेस्ड डिजिट जो है, यानी कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का अगर हम योग कर लें और फिर उन योगफलों का अंतर करें और वो अगर 11 से भाग जाता हो तो फिर पूरी संख्या में 11 से भाग जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करें अगर, तो 9 7 2 1 5 और यहाँ पर x मान लूँ और 6, तो यहाँ पर अगर मैं इवन प्लेस्ड की बात करूँ तो इवन प्लेस्ड डिजिट हो जाएंगे, ये है दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये छठवें स्थान पर, ये इवन प्लेस्ड डिजिट हो गए। अगर इनका सम करूँ, सम ऑफ इवन प्लेस्ड, तो ये हो जाएगा आपका 7 धन 1 8 8 और 1 और उसके बाद x, तो 8 धन x आ गया। ये आपका सम स्थान के अंकों का योग हो गया। विषम स्थान के अंकों का योगफल अगर आपको निकालना हो तो ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये पांचवा स्थान है और ये सातवां स्थान है। तो ऑड प्लेस का कितना हो जाएगा सम, तो 6 है, 5 है, फिर 2 है और फिर 9 है। 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22 हो गया। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका सम 22 है, इसका सम 8 है, 8 धन x है, तो इनका अंतर मैं निकालूं तो डिफरेंस कितना बनेगा, 22 माइनस 8 माइनस x अगर मैं करता हूं तो 22 में 8 गया 11, 22 में 8 गया तो कितना हो जाएगा, ये 22 में 8 घटाऊंगा तो ये 14 बनेगा, 14 माइनस x, तो ये जो 14 है उसमें कितना घटाऊंगा कि ये 11 का जो है मल्टीपल बन जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा मुझे। 14 में अगर मैं 3 घटा दूँ तो 11 हो जाएगा ये, तो एक आंसर आ गया मेरे पास 3। अब उसके अलावा इसने सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी तो 11 ही बनेगा या 0 बनेगा, तो 14 में 14 घटा दूंगा तो 0 बनेगा, लेकिन आपके लिए डिजिट तो एक ही रखना है और चाहें तो आप ऑप्शन के बेस पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। 14 में अगर मैं 3 घटा रहा हूँ तो 11 मिल रहा है, 14 में 2 घटाऊंगा तो 12 मिलेगा जो 11 से डिविजिबल नहीं है, 14 में 1 घटाऊंगा तो 13 मिलेगा वो भी 11 से डिविजिबल नहीं है, 5 घटाता हूँ तो 9 मिलेगा वो भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो वैसे भी आप ऑप्शनल के थ्रू भी जाते हैं तो आपको 3 ही मिलेगा, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 3 आएगा। आप चाहें तो 3 रख लें और 3 रखने के बाद चेक करके देख लें कि वो 11 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप चेक करना चाहें तो उसको चेक करेंगे तो आपको 9 7 2 5 2 1 5 3 6 डिवाइडेड बाय 11 करिए, ये मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है तो ये वैल्यू आ रही है 8 8 3 7 7 6, 8 8 3 7 7 6, यानी कि पूरा का पूरा इसमें भाग जा रहा है। आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है उसमें आपको पूछता है गुणनफल 3745 पावर 153 इंटू 251 पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। यूनिट का डिजिट पूछ रहा है केवल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घातांक के नियमों का प्रयोग करिए, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। तो पहला जो नंबर है वो है 3547, अगर इसके यूनिट प्लेस में 7 है तो 7 का पावर 2 करता हूँ जब मैं, तो ये 49 होता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा। अगर ये पावर मैं 3 कर देता हूँ तो 9 के साथ 7 का गुणा होगा, 9 सत्ते 63 आएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 3 मिलेगा। अब इसके बाद अगर मैं घात 4 करता हूँ इसका तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, इसका यूनिट 3 और फिर उसका यूनिट 7, तो 21, 21 का 1 बनेगा। और फिर अगर मैं 5 घात कर दूं इसी का 7 का तो फिर 21 का मतलब 1 है और 1 में 7 का गुणा करने पर 7 बनेगा और फिर वापस 9 3 1 7, इस तरह से ये क्रम आगे चलता रहेगा। तो पावर 2 पावर 3 पावर 4, ये जो पार्ट है पावर 4 इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें।
और इस नंबर को जो एक्सपोनेंट है 153, इसको 4 के पावर में आप कन्वर्ट कर लें तो 4 दूनी होगा 12, बचेगा इसमें से 3 और 4 अट्ठे 32 हो गया, बचा इसमें 1, मतलब 4 गुणित 28 धन 1 ऐसा बन रहा है इसमें। तो पावर जो हो रहा है 153 वो 4 की घात 4 गुणित 28 हो रहा है, तो 4 जो है उसका पावर को घात में अगर बदलते हैं तो एक एक्स्ट्रा पावर बचेगा, मतलब बाकी सब 4 के मल्टीपल में आएंगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि उस पर यूनिट प्लेस 1 आएगा, लेकिन उसके अलावा एक 7 और बच जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर 7 आएगा। तो इस पूरे का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट 7 बनेगा, और ये एंडिंग विथ 1 है तो यहाँ पे सोच समझ करने की ज़रूरत ही नहीं, इसका यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा। तो 1 इंटू 7 मतलब आपका यूनिट प्लेस 7 आएगा। आपके आंसर में सी ही करेक्ट चॉइस दिख रहा है। ये एक सवाल है जिसमें वैल्यू दिया है 1/3.718, इसकी वैल्यू इतनी है, ये गिवन है आपको। आपसे पूछता है 1/0003.718। अभी जो आपको वैल्यू दिया है 1/3.718, इसकी वैल्यू आपको दिया है 0.2689। अब आपसे वो जानना चाह रहा है कि इसके जगह में यहाँ पर 3 आपको ज़ीरो लगा दूं बीच में। 3 ज़ीरो लगाया है, ऑलरेडी एक प्लेस बाद डेसिमल है, मतलब कुल मिलाकर के उसने मल्टीप्लाई किया है उसको इतने से। तो जब इतने से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको भी आपको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 2689 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लेस के 4 डेसिमल हो जाएंगे, वो यहाँ कहीं पर आकर डेसिमल फिट हो जाएगा। तो 2689 इसका परफेक्ट आंसर होगा। सोचने समझने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मत गंवाइए। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, हालांकि इसमें स्क्वायर रूट का 2-3 बार यूज़ किया है, बट आप अगर ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 225 है, इसका स्क्वायर रूट होता है 15 और 154 को जब मैं जोड़ूंगा तो 5 4 9 और 169 हो गया वर्गमूल के अंदर। इसका स्क्वायर रूट होता है 13। ये 13 जुड़ेगा 108 से और बना देगा 121। इसका जो वर्गमूल आएगा वो होगा 11। 11 25 से जुड़ेगा तो हो जाएगा 36। 36 का वर्गमूल होता है 6। 6 10 से जुड़ेगा तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ज़्यादा इसमें समय मत गंवाइए, बड़े आराम से आप इसको कैलकुलेशन को ऐसे ही बना सकते हैं। औसत का एक बढ़िया सवाल है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु है। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 years. If the age of the teacher is included, then the average increase by 3 months. The age of teacher is. देखिए, जब तक टीचर नहीं आया है तब तक सबकी औसत आयु 15 साल है, पूरे 39 लोगों का। जब शिक्षक आ गया तो ये जो 39 लोग हैं इनके सबके आयु में 3-3 महीने बढ़ गया। अब मैं मान लेता हूं कि वो जो शिक्षक आया है उसकी भी आयु 15 साल है, मान लो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमको, फिर सबकी औसत आयु 15 ही मान लेते हैं हम। अब सबकी आयु में 3-3 महीने उसने बढ़ाया है। 39 में से 40 बच्चे हो गए, अब बच्चे हो गए हैं 40। तो 1 मिनट, अब हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 40 की है, सबके में आपने 3-3 महीने का औसत बढ़ा दिया तो 120 महीने का औसत बढ़ गया। मतलब 120 महीने आपके टोटल में बढ़ा है, और हमने ये माना था कि वो टीचर भी 15 साल का है। 120 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो साल बन जाएंगे इसके, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। 15 महीने मैंने उस टीचर की एज 15 साल उस टीचर की एज मानी थी, 10 साल उसमें और जोड़ दिया, क्योंकि 12 दाम 120 हो जाएगा ना, तो 15 और 10 25 हो जाएगा कुल मिलाकर के उस टीचर की आयु। ये आप इमेजिनेशन के बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़ा आराम से करिए आप।
बेसिक पे जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा कि 39 स्टूडेंट हैं, उनकी आयु आप टोटल आयु निकालेंगे 15 वर्ष के हिसाब से, फिर उसके बाद नया जो आया उसकी आयु जोड़ेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये इतना आसान है कि अगर 39 लोग हैं, आयु औसत आयु 15 है, 39 से अब वो 40 हो गए, उनकी औसत आयु में अगर कोई फ़र्क ना पड़े तो 15 के हिसाब से भी आप देखें तो क्या बनेगा, फिर उसमें हर एक में 3-3 महीने उसने बढ़ा दिया, वो भी देख लें। तो 40 में भी 15 ही है, 40 लोग हैं तब भी 15 ही मान रहा हूँ मैं टीचर्स की आयु को, और वो हर एक की आयु में 3-3 महीने बढ़ाया है, तो जो संख्या है वो 40 लोगों के हिसाब से 15 महीने बढ़ा दो ना आप, इस हिसाब से आप बात करें तो 3-3 महीने बढ़ा दें, सॉरी 40 में 3-3 महीने बढ़ा दें तो 120 महीने बढ़ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। वैसे इसको अनुमान के आधार पर ही बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें पूरा मेथड यूज़ करके बता रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेथड के साथ समझा दूँ। पहले दिया 16.2/3%, तो 16.2/3% का मतलब क्या हुआ, 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3%, मतलब हो गया ये 50/3 गुणित 1/100। आप अगर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया पहला वाला 1/6 हो गया, दूसरा 2/15 है, तीसरा 17/100 है, चौथा 2/3 है। तो ये सारा कुछ आ गया। सबका डिनोमिनेटर अगर देखें तो 6 है, 15 है, 100 है और 3 है। 6, 15, 100 और 3, ठीक है। अब इनका मैं लघुत्तम निकालूं तो 3 से तो सीधा सीधा जा रहा है, 3 दूनी 5, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, फिर 5 से जा रहा है ये हो जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम और 2 दहम, तो 5 दूनी 10, 10 दहम 100, 100 या 300। अब इनको 300 में कन्वर्ट करना है, 300 इसका एलसीएम आ गया। 300 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 को गुणा करूँगा तो 50 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 50/300 हो गया। 15 का गुणा करूँगा तो 20 का गुणा करना पड़ेगा, 20 दूनी 40, 40/300 ये हो जाएगा। इसमें केवल 3 का गुणा करने से काम चल जाएगा, 17 या 51/300 हो गया ये, और इसमें 100 का गुणा करने से ये हो जाएगा 200/300, 300। कुल मिलाकर के सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। अब न्यूमरेटर को चेक करके आप बता सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो 200/300 में 200 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 2/3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी पे आप टिक करिएगा। ये सवाल देखते हैं। 24 मीटर किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक नोटिस किया जाता है कि 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद भी उसके द्वारा दी गई दूरी शेष दूरी का 5/7 भाग है, उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा फिगर आउट कर लें क्या करना चाह रहा है वो। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको उसको तय करना है। मान लो यहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और यहाँ जा कर के पहुँचता है, ये ए हो गया, मान लो इसको बी मान लिया जाए। ये जर्नी है उसकी टोटल 24 किलोमीटर की। लेकिन 1 घंटे 40 मिनट के बाद वो मान लो यहाँ पहुँचता है पी पे। अब 1 घंटे 40 मिनट तक वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, उसने ये देखा कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसका उसने 5/7 भाग ही चला है। तो इस डिस्टेंस को 2 पार्ट कर दे। मान लो ये डिस्टेंस हमारा x है, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 24 - x होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा 24 था, उसका बचा हुआ डिस्टेंस x है और ये 24 - x है। तो 24 - x जो डिस्टेंस है वो दरअसल क्या है, क्या बता रहा है उसके बारे में। वो कह रहा है कि ये बचे हुए डिस्टेंस का 5/7 भाग है। तो इसको मैं अगर इस तरह से इक्वेशन बना दूं कि 24 - x जो उसने कवर किया वो उस बचे हुए डिस्टेंस का 5/7 भाग है, तो कुछ इस तरह का एक इक्वेशन जैसा फॉर्म बनेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं अगर, तो ये इस तरह से बनेगा। x को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये 5x/7 और ये x आ जाएगा यहाँ x/1 कर लें इसको, तो 24 बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, ये 5x, और इसको मैं दोनों का लघुत्तम बराबर करने के लिए 7 करूँगा तो 7x यहाँ आ जाएगा। तो 7 और 5 12x हो गया, ये 12x/7 बराबर आया 24।
आगे हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 24 गुणित 7 होगा, नीचे 12 आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो x बराबर हो गया 7 दूनी 14। तो जो डिस्टेंस बाकी था वो हो रहा है 14 किलोमीटर का। तो x की वैल्यू अगर 14 किलोमीटर आ गई तो इसका मतलब A से P तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया था वो 24 ऋण 14 यानी कि 10 किलोमीटर का हुआ। 10 किलोमीटर उसने कवर किया, टाइम कितना लिया, ये तो डिस्टेंस हो गया उसका। टाइम कितना लिया है उसने, ये भी देख लो, टाइम उसने लिया है 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटे को कन्वर्ट करूंगा तो ये 60 मिनट होगा और ये 40 मिनट पहले से है, तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 100 मिनट होगा। इनको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 3600 हो जाएगा, सॉरी 3600 कह रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 6000, क्योंकि आप जब गुणा करेंगे तो इसको 60 से गुणा करेंगे ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 100 मिनट में 6000 सेकंड हो जाएंगे। ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। उसने हमें जो डिस्टेंस पूछा है, जो स्पीड पूछी है वो मीटर पर सेकंड में पूछी है, तो स्पीड मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए। स्पीड हो जाएगा 10 को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये तो ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। इसको यहाँ नीचे सेकंड लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये 3 0 इस 3 0 से कट जा रहे हैं, ये 2 3 6 कट गया, 2 5 10 कट गया, तो 5/3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। लेकिन आपके जो आंसर्स दिए हैं वो सारे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो एक बार चेक कर लें। 3 एकम 3 होगा, फिर बचेगा 2, एक सही 2/3 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन जहाँ पर होगा ऑप्शन बी में है, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो मित्रों आज कुछ अच्छे सवालों पे हमने बात की, इसी तरह के सवालों के बात करने का क्रम जारी रहेगा। फिर नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।